नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री में चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री में आज हम रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन का अध्ययन करेंगे। विकिरणीय संक्रमण और अविकिरणीय संक्रमण का अध्ययन करेंगे। विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। विकिरण रहित संक्रमण उत्सर्जन क्या है? जैब्लॉन्स्की डायग्राम में हमने देखा कि जो अणु हैं वो फोटोन का अवशोषण करते हैं और उनके रासायनिक बंध के इलेक्ट्रॉन फोटोन के अवशोषण द्वारा ट्रांजिशन कर जाते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में। जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ये ऊर्जा का उत्सर्जन ऊष्मा के रूप में करते हैं अथवा विकिरण के रूप में करते हैं। जब ये ऊर्जा का उत्सर्जन ऊष्मा के रूप में करते हैं तो ऐसे संक्रमण को हम विकिरण रहित संक्रमण कहते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कब होता है? जब अणु में इलेक्ट्रॉन जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, यानी S3 से S2 में या S2 से S1 में आते हैं, या T3 से T1 में, या S2 से T2 में, या S1 से T1 में आते हैं। तो इस प्रकार के संक्रमण में यह ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन नहीं करके ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो यह विकिरण रहित या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाता है। यानी जैसे हमने विकिरण रहित जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक परिवर्तन इंटरनल कन्वर्जन, या हम इसे कहते हैं IC, और दूसरा ICS इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या अंतरतंत्र क्रॉसिंग। सबसे पहले लें हम आंतरिक परिवर्तन। जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तरों से, जैसे हम लें ये S2 है, ये S1 है और ये S1 है, तो जब S2 से S1 में आएगा, या हम ये कहें कि S3 से S2 में आएगा, तो ये हमारा इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। यानी सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में ही ट्रांजिशन होता है। यानी इसमें ट्रांजिशन के समय बहुलकता के मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह ट्रांजिशन हमारा नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, और नॉन रेडिएटिव में इंटरनल कन्वर्जन है, आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। क्योंकि इंटरनल कन्वर्जन में जो समय लगता है वो 10⁻⁻9 से 10⁻11 सेकेंड का समय लगता है। अब यदि ट्रांजिशन जैसे S2 लेवल है, S2 लेवल से T2 में होता है, तो ये हमारा ISC कहलाएगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ ट्रांजिशन के होने पर बहुलकता के मान में परिवर्तन हो जाता है, यानी सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में परिवर्तन हो जाता है। तो यह हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में 10⁻⁻2 से 10⁻⁻9 सेकेंड का समय लगता है। हम यहाँ जैसे एग्जांपल देखें, S1 जो है, S1 सिंगलेट स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। जब इससे ये फर्स्ट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में आता है तो ये ISC कहलाता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। तो ये दोनों तरह के संक्रमण, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, क्योंकि दोनों में ही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है, विकिरण के रूप में मुक्त नहीं होती है। नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को दर्शाने के लिए हम वेवी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से।
दूसरे तरह के ट्रांजिशन हमारे हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन या विकिरण संक्रमण। जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होता है और ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है तो यह रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाता है। विकिरण संक्रमण उत्सर्जन वे संक्रमण हैं जिनमें सक्रिय अणु यानी एक्साइटेड मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट अथवा ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट हमारी कौन सी होती है, सिंगलेट स्टेट, तो S0 में ग्राउंड स्टेट मूल एकक अवस्था यानी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट S0 में आता है, तो इसको हम रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। यानी हम ये देखें, जैसे मान लो ये दो तरह के हैं, ये S1 है, S1 से अगर ये S0 में सीधा ट्रांजिशन करता है अथवा पहले ये इंटरसिस्टम क्रॉसिंग द्वारा T1 में आएगा और T1 से सीधा ट्रांजिशन S0 ग्राउंड स्टेट में करेगा, तो S1 से S0 में आना अथवा T1 से S0 में आना रेडिएटिव ट्रांजिशन कहलाता है, विकिरण संक्रमण कहलाता है, क्योंकि इन दोनों संक्रमण में ऊर्जा का उत्सर्जन विकिरण के रूप में होता है। रेडिएटिव ट्रांजिशन दो प्रकार के हैं, फ्लूरिसेंस प्रतिदीप्ति या फॉस्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति। फ्लूरिसेंस हम लें, कुछ पदार्थों पर जब हम प्रकाश पुंज डालते हैं तो दृश्य प्रकाश या विकिरणों को उत्सर्जित करने लग जाते हैं। यानी जैसे ही हम किसी पदार्थ को प्रकाश पुंज डालेंगे तो वह दृश्य विकिरणों को उत्सर्जित करेगा और जैसे ही हमने प्रकाश स्रोत को हटाया प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन बंद हो जाता है। इस प्रक्रम को हम फ्लूरिसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं और इसे दर्शाने वाले पदार्थ को फ्लूरिसेंट सब्सटेंस कहते हैं। ये क्यों होता है? अणु या परमाणु द्वारा जब प्रकाश विकिरणों का अवशोषण होता है तो उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है, जब इस पर हम प्रकाश विकिरण डालते हैं तो इसमें जो अणु या परमाणु है उत्तेजित अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन अवशोषित विकिरणों की ऊर्जा इतनी पर्याप्त नहीं होती कि वे उसके आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को यानी उसके सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें। यानी ये केवल इतनी ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं कि भीतर के इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में यानी बाहर वाले कोश में लेकर आ जाएं। अब ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस जब आंतरिक कोश में जाते हैं तो विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। इन उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति आपतित विकिरणों की तुलना में भिन्न हो सकती है। अब इस स्फुरदीप्ति फ्लूरिसेंस को हम किस तरह से, प्रतिदीप्ति को किस तरह से प्रदर्शित करें? जैसे सामान्य अवस्था में जब किसी पदार्थ को इरेडिएट करते हैं हमने सामान्य अवस्था में है पदार्थ, जब इस पे फोटोन अवशोषित करेगा तो उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अब ये उत्तेजित अवस्था में परिवर्तित हो गया, अब ये क्या करेगा? फोटोन का प्रकाश विकिरणों का उत्सर्जन करेगा जिससे चमकते हुए दिखाई देंगे। जैसे हमने प्रकाश स्रोत हटाया इसका चमकना बंद हो जाता है, यानी ये फोटोन का उत्सर्जन बंद कर देता है। ये फ्लूरिसेंस कहलाता है। फ्लूरिसेंस किस तरह क्यों होता है? यानी जब पदार्थ प्रकाश विकिरणों से फोटोन का अवशोषण करता है तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। जैसे ये S0 से ये S1 में चले गए, इसी या S2 में भी जा सकते हैं। जब ये वापस S1 से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तुरंत ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, तो ये जो ऊर्जा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो S1 से सीधे S0 में आना फ्लूरिसेंस कहलाता है। फ्लूरिसेंस के लक्षण क्या है? यह प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस होती है, स्वस्फूर्त होती है, अपने आप होती है और प्रकाश अवशोषण के से फिर आरंभ हो जाती है और जैसे ही प्रकाश स्रोत हटाया ये बंद हो जाती है। यानी हमने प्रकाश स्रोत डाला तो ये स्फुरदीप्ति होगी और हटाते ही बंद हो जाती है। दूसरा, फ्लूरिसेंस प्रकाश की विजिबल और अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में अवशोषण से
प्रेक्षित होती है। यानी फ्लोरेसेंस कब होगी? जब यह दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र से प्रकाश या फोटोन का अवशोषण करेगी। फ्लोरेसेंस में जो स्पेक्ट्रम है वो लीनियर रेखीय होंगे, बैंड होंगे या कंटिन्यूस होंगे। अब ये डिपेंड करता है रेखीय है, बैंड है या सतत है, ये किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर या पदार्थ की पुंजी अवस्था पर, एग्रीगेट अवस्था पर निर्भर करता है। फ्लोरेसेंस एक सामान्य प्रक्रम है जो गैस, द्रव, ठोस किसी भी अवस्था में हो सकता है। यानी गैस, द्रव या ठोस तीनों अवस्था ही प्रदर्शित करती हैं फ्लोरेसेंस को। लेकिन गैसीय अवस्था में फ्लोरेसेंस तब होता है जब दाब बहुत कम हो। ठोस और द्रव में सामान्य अवस्था में हो जाएगा फ्लोरेसेंस, लेकिन गैसीय अवस्था में फ्लोरेसेंस तब होगा जब दाब का मान बहुत कम हो। लिक्विड्स में या विलयन से जो उत्सर्जित प्रकाश है वो ध्रुवित होता है और जो ध्रुवण की मात्रा है वो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। अब जो फ्लोरेसेंस होगा उससे जो प्रकाश निकलेगा वो अलग अलग रंग का हो सकता है, यानी अलग अलग पदार्थ से अलग अलग कलर के फ्लोरेसेंस होगा। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न वेवलेंथ की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। जैसे फ्लोस्पार नीली, क्लोरोफिल लाल और यूरेनियम कांच जो है हरे प्रकाश की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। स्टोक नियम के अनुसार प्रतिदीप्ति में जो उत्सर्जित प्रकाश है उसकी वेवलेंथ अवशोषित पदार्थ की वेवलेंथ से हाई होनी चाहिए। यानी उत्सर्जित जो प्रकाश है वो हाई वेवलेंथ वाला होगा, जबकि उस पदार्थ द्वारा जो अवशोषित प्रकाश होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। प्रतिदीप्ति की क्वांटम दक्षता अवशोषित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य के साथ बढ़ती जाती है और एक लैम्बडा उच्चतम मान के बाद तरंगदैर्घ्य के मान में और वृद्धि हो तो क्वांटम दक्षता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। फ्लोरेसेंस सेकेंडरी प्रोसेस है जो पदार्थ के अणु या परमाणु द्वारा प्रकाश के अवशोषण के प्राथमिक प्रक्रम के बाद संपन्न होता है। यानी पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद स्फुरदीप्ति होगी, तो एक सेकेंडरी प्रोसेस है। नेक्स्ट ले हम फास्फोरेसेंस। यदि किसी पदार्थ द्वारा प्रकाश के विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी जारी रहता है तो हम इसे स्फुरदीप्ति कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ पर हमने प्रकाश स्रोत डाला तो स्फुरदीप्ति फास्फोरेसेंस होगा, प्रकाश यानी वो चमकेगा। और जब जैसे हमने प्रकाश स्रोत हटा लिया तो फ्लोरेसेंस में तो चमकना बंद हो जाता है, यानी जो प्रतिदीप्ति है वो बंद हो जाएगी। जबकि अगर वह पदार्थ चमकना जारी रहता है या स्फुरदीप्ति जारी रहती है तो या विकिरणों का उत्सर्जन जारी रहता है तो उस प्रक्रम को हम फास्फोरेसेंस कहते हैं। और जो पदार्थ फास्फोरेसेंस दर्शाते हैं उन्हें हम फास्फोरेसेंस सब्सटेंस कहते हैं। फास्फोरेसेंस कब होगा? हमने फ्लोरेसेंस में देखा कि ग्राउंड स्टेट से जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा हायर स्टेट में S1 में, और जब S1 से वापस S0 में आ जाता है तुरंत, तो ये हमारा फ्लोरेसेंस कहलाता है। लेकिन यदि पहले वो ISC द्वारा T1 ट्रिपलेट स्टेट में आता है और उसके बाद T1 से सीधे ग्राउंड स्टेट S0 में आता है तो ये T1 से S0 में आना फास्फोरेसेंस कहलाता है। कैरेक्टर्स क्या क्या हैं फास्फोरेसेंस के? सबसे पहले देखिए हम, प्रतिदीप्ति दर्शाने वाले पदार्थ से अतिरिक्त विकिरणों का उत्सर्जन प्रकाश के अवशोषण के 10⁻6 से 10⁻4 सेकंड के मध्य प्रारंभ हो जाता है। यानी जो फास्फोरेसेंस है उसका टाइम पीरियड 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 सेकंड होता है।
जबकि फॉस्फोरेसेंस जो है उसके लिए जो टाइम है 10⁻⁻⁴ से 20 सेकेंड या इससे अधिक का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉस्फोरेसेंस का जीवन काल प्रतिदीप्ति से यानी फ्लूरेसेंस से काफ़ी अधिक होता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि S1 से ISC द्वारा ये T1 में आता है। T1 में आने के कारण ये थोड़ा स्टेबल होगा और T1 से फिर ये ग्राउंड स्टेट S0 में आता है, तो इस प्रोसेस में टाइम थोड़ा अधिक लगता है। स्फुरदीप्ति का प्रेक्षण मुख्य रूप से वायलेट और अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण से होता है। यानी जो फॉस्फोरेसेंस है वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? वायलेट और अल्ट्रावायलेट को। फॉस्फोरेसेंस हमेशा ठोस पदार्थ ही दर्शाते हैं, जबकि हमने देखा फ्लोरेसेंस तीनों दर्शाते हैं, गैस, द्रव और ठोस। फॉस्फोरेसेंस में चुंबकीय तथा डाइलेक्ट्रिक गुण जो है फॉस्फोरेसेंस से पहले और फॉस्फोरेसेंस के बाद परिवर्तित होते हैं। यानी पहले और बाद में चुंबकीय गुण और डाइलेक्ट्रिक गुण के मान में अंतर होता है। फॉस्फोरेसेंस कितनी देर तक हो यह पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। अगर दो अलग अलग रंग वाले फॉस्फोरेसेंस विकिरणों को हम मिलाते हैं या दो अलग अलग फॉस्फोरेसेंस दर्शाने वाले पदार्थों को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने से कई प्रकार के रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉस्फोरेसेंस दर्शाने वाले सब्सटेंस हमारे कौन से हैं? कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम के सल्फाइड, रूबी, पन्ना आदि जो खनिज पदार्थ है ये फॉस्फोरेसेंस दर्शाते हैं। तो ये हमारे रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन था। थैंक यू।